हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कनाडा में अपना फर्स्ट हाउस बाय करने का सोच रहे हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा में हाउस बाय करने का सोच रहे हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। अगर आप अपना ड्रीम्स पूरा करने का सोच रहे हो, अपना फर्स्ट ड्रीम हाउस कनाडा में बाय करने का सोच रहे हो, तो चलिए जी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, चाहे वो इमिग्रेशन के रिलेटेड है, चाहे बिजनेस ओपन करने के रिलेटेड है, चाहे अब हम घर का भी ऐड कर रहे हैं, अगर वो घर के कोई रिलेटेड है, तो चलिए जी फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स या कैनेडियन सिटीजन, चलो कैनेडियन सिटीजन की बात तो अलग ही है, कि क्या ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स ही घर ले सकते हैं या फिर वर्क परमिट वाले या वर्क परमिट होल्डर्स जो होते हैं वो भी कनाडा में घर बाय कर सकते हैं। तो आंसर इज यस। अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पे भी हो, अलाउ है आपको भी घर बाय करना, बट आपका जो वर्क परमिट है वो 183 डेज का बचा हुआ होना चाहिए। मतलब कि ऑन एन एवरेज जो है 6 महीने का वर्क परमिट आपका बचा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आती है, घर बाय करने से आपको पीआर में कोई हेल्प नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन यही आता है। घर बाय करने से या प्रॉपर्टी बाय करने से आपको पीआर में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। कीप दैट इन माइंड। वो अपना जो अलग रूल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेनी पड़ेगी। बट जस्ट इन दैट कि आप कनाडा में अगर प्रॉपर्टी ले लेते हो तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के प्राइसेस आगे आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसमें आपको पैसे बनाने में फायदा हो सकता है, राइट। तो ये तो पता चल गया कि कौन घर बाय कर सकता है कौन नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि पैसे कितने होने चाहिए घर बाय करने के लिए, मतलब ऑन एन एवरेज कनाडा में घर जो है वो कितने प्राइस का मिल जाता है। अब कनाडा में घर 3-4 तरीके के होते हैं। वैसे तो सारी जगह होते होंगे ऐसे, बट मैं कनाडा के बारे में ही बताऊंगी। एक होते हैं अपार्टमेंट्स, जो सबको ही पता है, जिसको इंडिया में फ्लैट वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट्स एंड कॉन्डोज दो डिफरेंट चीजें होती हैं। कॉन्डोज आप बाय कर सकते हो, अपार्टमेंट एक पूरी बिल्डिंग होती है, वो सिर्फ रेंट के लिए होती है। आजकल कुछ अलग सिस्टम चल रहा है कि अपार्टमेंट्स भी बाय हो रहे हैं, बट मोस्टली अगर एक एक फ्लैट जैसे इंडिया में बाय होता है, यहाँ पे उसको कॉन्डोज बोलते हैं। अगर आपने बाय करना है तो वो कॉन्डोज होते हैं जिसको आप बाय करते हो, ठीक है। एक तो वो होते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं टाउन हाउस। टाउन हाउस क्या होते हैं, वैसे तो मुझे लगता है बहुत देर पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने आपको टाउन हाउस दिखाए थे। टाउन हाउस होते हैं कि जैसे एक ही मतलब जुड़े हुए घर होते हैं, एक ही 10-12 घर होंगे, उनकी सारे घरों की दीवारें एक दूसरे से कंबाइंड होती है। अब जैसे ये वाले घर, ऐसा एक घर है, इसकी ये जो बीच वाली दीवार है जो दूसरे घर की, मतलब वो एक दीवार है बीच में, राइट। तो मतलब कि सारे घर जुड़े हुए होते हैं। 8-10 घर होंगे वो जुड़े हुए होंगे, दूसरी स्ट्रीट में 8-10 घर होंगे वो जुड़े हुए होंगे, सारे घर जुड़े हुए होते हैं। जो ऑब्वियसली लास्ट वाला कॉर्नर वाला घर बच जाता है, उसकी एक साइड जुड़ी हुई होती है, दूसरी साइड तो ऑब्वियसली कॉर्नर है तो वो ओपन रहती है, राइट। तो ये होते हैं टाउन हाउस। उसके बाद आते हैं सेमी डिटैच हाउस। सेमी डिटैच हाउस होते हैं, मैं वैसे तो फोटो लगाती रहूंगी, आप उसमें भी देखते रहना। सेमी डिटैच हाउस होते हैं जो दो जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद स्पेस होती है, फिर जुड़े हुए होते हैं दो होते हैं। मतलब कि जैसे ये 2 घर हैं, इसके बीच में एक दीवार है, वो दोनों की कंबाइंड दीवार है, और ये दोनों घर जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद स्पेस आएगी, उसके बाद 2 घर आएंगे जुड़े हुए, फिर ऐसे स्पेस, मतलब 2 घरों के बीच में स्पेस, फिर 2 घर, फिर स्पेस, ऐसे होते हैं। उसके बाद आते हैं फुल फ्लैज हमारे डिटैच हाउस, जैसे कि हमारा घर है। डिटैच हाउस महंगे होते हैं सबसे। डिटैच हाउस सिंगल घर होते हैं, जैसे बंगलो होते हैं, डबल स्टोरी होते हैं, उनको डिटैच हाउस बोलते हैं। जिनके दोनों साइडों में स्पेस होती है काफी, आपकी एक मतलब स्क्वायर बेस में स्पेस होती है, बैकयार्ड होता है, फ्रंट यार्ड होता है, साइडों में स्पेस होती है, साइड यार्ड भी बोल सकती हूँ मैं उसको। तो बीच में आपका घर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटैच हाउस। तो ये 4-5 तरीकों के घर होते हैं। हर किसी के प्राइस अलग अलग होते हैं। एरिया पे प्राइसेस बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब तो वैसे आजकल तो अगर हम ओंटारियो की बात करें, जीटीए की अगर बात करें, जिस एरिया में हम भी रहते हैं, इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। आपको इस एरिया में भी, अगर आपने लंदन साइड, पहले बहुत सस्ते होते थे, पहले बहुत ज्यादा सस्ते होते थे। अब अगर आपको इस एरिया में भी घर लेना है तो मतलब डिटैच, अगर मैं डिटैच में तो बाद में आने की बात है,
अगर मैं टाउन हाउस की भी बात करूं, जो कि मैंने आपको पहले बताया जुड़े हुए होते हैं, पहले वो बहुत सस्ते मिल जाते थे, 5 लाख का भी टाउन हाउस मिल जाता था। अब आपको 8-9 लाख का टाउन हाउस ही मिलेगा, मतलब 7 लाख से टाउन हाउस की स्टार्टिंग होती है। तो सोचो कि पहले आपको डीटैच हाउस मिल जाता था इस एरिया में 7-8 लाख में, डीटैच हाउस बहुत अच्छा मिल जाता था। 7-8 लाख डॉलर की बात हो रही है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। 7-8 लाख डॉलर में आपको डीटैच हाउस मिल जाता था, बट आजकल नहीं मिलता है। अब अगर ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो में तो टोरंटो में तो आपको कॉन्डो, जो हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, टोरंटो में तो आपको कॉन्डो ही मतलब 1 मिलियन डॉलर, मतलब 10 लाख डॉलर का आपको कॉन्डो ही मिलेगा। चलो इनफैक्ट प्राइजेस की बात हम नहीं करने वाले। अब आपने डिसाइड कर लिया कि इन चारों में से आपने प्राइस रेंज देख ली कि आपका बजट किस प्राइस रेंज के किस घर में बैठ रहा है, उस हिसाब से आपको रिसर्च करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अपना घर देखना शुरू कर सकते हो, जैसे zolo.ca, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। realtor.ca, हमने जोलो से ही अपना घर फाइंड किया था। उसके बाद आप खुद से भी घर देख सकते हो, उसमें जो भी आप घर पसंद करोगे उसके नीचे रियल्टर का नंबर लिखा हुआ होता है, उस रियल्टर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास रियल्टर कोई है, अच्छा रियल्टर है, उनसे आप बात कर सकते हो। बट यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि जो रियल्टर होता है ना, जो आपको घर लेके देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम बायर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता। रियल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सारी चीजें बताना। बट अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस चीज पे, फिर कभी मौका मिले तो आपको हमारी स्टोरी बताएंगे, हम अमित होंगे तब बताएंगे। बट एनीवे चलो ठीक है, बढ़िया मिल गया हमें तो घर। तो रियल्टर अगर आपको गलत गाइड कर देना, रियल्टर ने अगर आपको गलत, क्या मैं बोल लूं, मतलब रियल्टर ने अगर आपको कुछ चीजें नहीं बताई ना, तो आपका सब कुछ फक्ड अप हो जाएगा। फक्ड अप मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा उसके बाद आपका पैसा लगेगा अगर रियल्टर ने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई, तो वो ऊपर से आपका नुकसान ही रहता है, राइट। तो क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम घर बाय कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों का, जैसे मैंने बोला, नहीं पता है, तो आपको पता ही नहीं होता कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो आप कैसे उसको सही करवाओगे, राइट। तो ये चीज मेन है कि रियल्टर बहुत ध्यान से चूज करना। बहुत सारे रियल्टर है मार्केट में, आपको पता है, बट आपको कौन सा रियल्टर चूज करना है वो आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों से रिसर्च करो, जिन लोगों ने घर बाय करे हैं उनसे कंसल्ट करो, उनसे बात करो कि और क्या चीज देखनी है, ठीक है। नंबर 3 पे बात आती है मॉर्गेज की। मॉर्गेज जब भी आप फर्स्ट टाइम बाय करो घर, मॉर्गेज में हमेशा सजेस्ट करती हूँ फिक्स्ड ही लो। इंटरेस्ट रेट जो होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार कनाडा में तो घर लेना इजी है। मैंने सुना है ये लोगों से, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कनाडा में तो घर लेना इजी है, लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट तो होता नहीं है, तो मौजे ही है। भाई कोई इजी वीजी नहीं है कनाडा में घर लेना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, अब जितने इंटरेस्ट रेट कनाडा में घरों के बढ़े हुए हैं ना, लोगों का, अब मैं क्या बोलूं, लोगों की बैंड बजी हुई है। जिन्होंने अपने रेट फिक्स नहीं करवाए थे, मैं सच में, मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास घर हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगी कि जिनके मॉर्गेज पहले कितनी होती थी, अब प्राइसेस बढ़ के कितनी ज्यादा हो चुकी है। मैं आपको डेफिनेटली, मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो घरों की किश्त होती है, जिसको ईएमआई इंडिया में बोलते हैं, यहाँ पे मॉर्गेज बोलते हैं, मॉर्गेज वैसे वैसे बढ़ती रहती है। तो मैं बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्तों से बात करवाऊंगी, सबकी मॉर्गेज बढ़ी हुई है, सबकी बैंड बजी हुई है, सब वेट कर रहे हैं कि कब मॉर्गेज नीचे आएगी, कब जाके थोड़े सा सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कनाडा में इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। उसके बाद अब बारी आती है कनाडा में क्रेडिट स्कोर की। जैसे मैं आपको बताया कि क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रेडिट स्कोर, आपको लोन अगर जब लेना होता है, मॉर्गेज करवानी होती है, तो आपका क्रेडिट स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 600 से ऊपर नहीं है तो आपको लोन में लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। क्रेडिट स्कोर के लिए वैसे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप क्रेडिट स्कोर अपना बढ़ा सकते हो, इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले अपना रियल्टर ध्यान से चूज करो। दूसरा, आप अपने घरों के जो प्राइस है वो खुद चेक किया करो, जो जोलो है, रियल्टर है, उस पे। नंबर 3 ना, आपका अपना जो क्रेडिट स्कोर सही रखो। नंबर 4, अपना इंटरेस्ट रेट ऑलवेज जब पहला घर लेते हैं तो फिक्स्ड ही करवाओ, क्योंकि वेरिएबल का वो मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उनमें डिफरेंस क्या होता है।
जब आपने घर पहला लेते हो ना तो हमेशा फिक्स्ड ही करवाओ, जैसे मैंने बोला वो मैं बताऊंगी आपको बाद में क्यों, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हो गई। पांचवा, अपना घर की इंस्पेक्शन जरूर करवाओ। जब भी घर लेना है उसकी इंस्पेक्शन मेक श्योर आप अपना क्लॉज डालो, इंस्पेक्शन करवानी ही करवानी है आपने, इंस्पेक्शन जरूर करवाओ। इंस्पेक्शन करवाने के बिना घर बाय मत करो, ठीक है। उसके बाद जब भी आप अपनी मॉर्गेज करवाते हो तो पहले तो डायरेक्ट बैंक से पता करो, क्योंकि जो अगर वैसे तो मैं बताऊंगी कि आपको अगर 5 लाख का घर है उसके लिए आप 5% पेमेंट देके घर ले सकते हो, बट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे कि आपको मतलब मॉर्गेज कितने, हाउ मच डू यू नीड टू डाउन पेमेंट इफ यू आर बाइंग अ हाउस फर्स्ट टाइम और वट एवर, राइट, द सिनेरियो इज। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी घरों के लिए। मैं ये सीरीज यहीं से शुरू कर देती हूँ। मान लो ये पहला सीरीज का पहला पार्ट है, तो उसके बाद आपने अब ये सारी चीजों का आपने ध्यान रख लिया, अब आपने घर चूज कर लिया, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली आपको मॉर्गेज एडवाइजर फाइंड करना है जो आपकी मॉर्गेज करवा के दे। एक तो मतलब बैंक्स होती हैं, एक प्राइवेट लैंडर्स भी होते हैं जो आपको मॉर्गेज करवा के देते हैं। उनमें भी कोई नुकसान नहीं होता, वैसे तो आप करवा सकते हो उनसे वो, क्योंकि जब बैंक आपको मना कर देता है फिर आती है प्राइवेट लैंडर्स की बात। प्राइवेट लैंडर्स फिर आपको करवा के देते हैं, आप वो पैसे चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली वो सम अमाउंट उनकी रहती है, 5 से 10,000 डॉलर के बीच में वो आपसे लेंगे। 1% कई बार होता है, 1% वो आपको चार्ज करेंगे, वो आपकी मॉर्गेज करवा देते हैं। मॉर्गेज को कोई दिक्कत हो जाती है कई बार, बट पहली बार जब आप घर ले रहे हो तो पहली बार में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये जो मैंने 5-6 चीजें आपको बताई हैं, इन 5-6 चीजों को ध्यान में रखते ही आप अपना फर्स्ट टाइम बाय करने का जो रिसर्च है वो शुरू करो। अब आगे जब तक आप घर बाय करने का मतलब सोच लिया, अब घर भी ढूंढ लिया, उसके बाद के स्टेप है कि मॉर्गेज में कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कितने पैसे मतलब कितने डॉलर का घर है, कितनी अमाउंट है घर की, उसके बेसिस पे कितनी डाउन पेमेंट आपको करनी है, 5%, 10%, 20%। सीएमएससी की फीस क्या होती है वो अगली वीडियो में सब कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, घर की पूरी वीडियो सीरीज आने वाली है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप मत करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।